हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडिया सेलुलर और वोडाफोन इंडिया जो दो कंपनी हैं इनके मर्जर के बारे में। 20 मार्च 2017 इस डेट को दो कंपनियों ने ये अनाउंस किया कि दोनों कंपनी मर्ज हो जाएंगी और एक जॉइंट कंपनी बनेगी और इस जॉइंट कंपनी के जो चेयरमैन है वो बनेंगे कुमार मंगलम बिरला। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मर्जर क्या है, ये मर्जर क्यों किया गया, इससे दोनों कंपनी को क्या क्या फ़ायदा होगा, इस मर्जर में जो डील साइन हुई है इस डील की क्या क्या बातें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस मर्जर के बाद इंडियन टेलीकॉम सेक्टर की पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर इस वीडियो में कुछ टर्म्स आएंगे जैसे कि स्पेक्ट्रम वगैरह टर्म्स आएंगे, तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और इसका इस्तेमाल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोनों कंपनी के बारे में। सबसे पहली कंपनी है आइडिया सेलुलर, ये एक इंडियन कंपनी है। इसके शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई दोनों में लिस्टेड हैं, आप दोनों जगह से इसके शेयर खरीद सकते हैं। इस कंपनी को 1995 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका अभी जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो है कुमार मंगलम बिरला। ये कंज्यूमर को 2G, 3G और 4G सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं और इसका जो मेन जो कंपटीटर हैं वो है एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, रिलायंस कम्युनिकेशन, जियो, ठीक है, एयरसेल, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो इत्यादि। अभी तो आइडिया सेलुलर और वोडाफोन का मर्जर हो गया है, इसलिए अभी इसके कंपटीटर्स कम होंगे। जो आइडिया सेलुलर थी वो इंडियन मार्केट में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। सबसे पहली थी एयरटेल, दूसरे नंबर पर है वोडाफोन इंडिया और तीसरे नंबर पर है आइडिया। ठीक है, ये स्थिति है मर्जर के पहले। मर्जर के बाद जो वोडाफोन और आइडिया का जो मर्ज कंपनी बनेगी वो सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो अभी मर्जर के पहले जो वोडाफोन है वो भी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है और ये जो है ये वोडाफोन कंपनी जो कि एक यूके की कंपनी है, इसका इंडियन ब्रांच है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये आपको प्रीपेड और पोस्टपेड सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करती है। प्रीपेड मतलब पैसा पहले दीजिए, तमाशा बाद में देखिए। पोस्टपेड मतलब क्या? पोस्टपेड मतलब पहले तमाशा देख लीजिए फिर पैसे दीजिए। वोडाफोन इंडिया ने दिसंबर 2015 में ही अपनी 4G सर्विस लॉन्च की थी कोची में। तो चूंकि अब हम लोगों ने दोनों कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर ली है, अब हम देखते हैं कि आखिर मर्जर क्या है, डील क्या हुई थी। डील ये हुई है कि आइडिया सेलुलर और वोडाफोन इंडिया ये दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएंगी और एक सिंगल कंपनी का निर्माण होगा। इस कंपनी में 45.1% शेयर वोडाफोन के हाथ में होगा और 26% शेयर आइडिया के हाथ में होगा। बाकी जो शेयर बच गए वो पब्लिक के हाथ में होगा। अगर आप चाहें तो आप भी इस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। आप जितने ज़्यादा शेयर खरीदेंगे आपकी ऑनरशिप उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। तो देखिए, मान लेते हैं कि इस कंपनी के 100 शेयर हैं, जो मर्ज कंपनी है उसके 100 शेयर हैं। 100 शेयर में से 45.1 शेयर है वोडाफोन के हाथ में, 26% शेयर है आइडिया के हाथ में और जो बाकी शेयर बच गए वो है पब्लिक के हाथ में। तो अब कोई भी डिसीजन लेना होगा उसके लिए 51% लोगों का जो समर्थन है वो हासिल होना चाहिए, मतलब आपके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर होने चाहिए। तो देखिए, अगर वोडाफोन इसके पास 45.1% शेयर है, अगर ये 6% शेयर कहीं से और जुगाड़ लेता है, मान लेते हैं कि जो पब्लिक जो शेयर होल्डिंग कर रही है उसके 6% अगर ये जुगाड़ कर लेता है तो इसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर आ जाएंगे और ये डिसीजन मेकर बन जाएगा। तो ये हमने अभी एनालाइज किया कि कंबाइंड कंपनी में कितना शेयर होल्डिंग रहेगा दोनों कंपनीज का। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर डील क्या साइन हुई है। इस डील के बारे में डिस्कस करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये डील क्यों साइन हुई थी। देखिए, जो मर्ज कंपनी होगी उसमें 12 डायरेक्टर्स होंगे। इन 12 डायरेक्टर में 3 डायरेक्टर नियुक्त किए जाएंगे आइडिया के द्वारा और 3 नियुक्त किए जाएंगे वोडाफोन के द्वारा। वोडाफोन इंडिया नहीं, वोडाफोन इंडिया को डिकॉन्सोलिडेट कर दिया जाएगा तुरंत ही, इस मर्जर के तुरंत बाद ही। ठीक है, तो जो मर्ज कंपनी होगी वो वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप जो कि आइडिया चलाती है। ये जो आदित्य बिरला ग्रुप है यही आइडिया कंपनी का प्रमोटर था। तो वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप ये जो दोनों ग्रुप हैं वो इस कंपनी को जॉइंटली कंट्रोल करेंगे। इस मर्ज कंपनी को इसका जो चेयरमैन है इसको अपॉइंट करेगा आइडिया और इसका जो CFO होगा वो अपॉइंट किया जाएगा वोडाफोन के द्वारा। ठीक है, और इस कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और CEO इन दोनों को अपॉइंट करेंगे आइडिया और वोडाफोन के प्रमोटर्स। तो चूंकि
इस कंपनी के चेयरमैन को अपॉइंट करने का अधिकार आइडिया के पास है, इसलिए आइडिया ने यह डिसाइड किया है कि कुमार मंगलम बिरला ये होंगे इस जॉइंट कंपनी के चेयरमैन, ठीक है। और इसमें यह भी डिसाइड किया गया है कि जो दोनों कंपनी हैं, वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप दोनों कंपनी हैं, वो इस जॉइंट कंपनी में इक्वल शेयर होल्डिंग हासिल करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये तो देखिए, ये जो पूरी डील है वो 2 साल में पूरी हो जाएगी और ये 2 साल के बाद आपको वोडाफोन और आदित्य बिरला ग्रुप के इक्वल शेयर होल्डिंग हो गए इस कंपनी में। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि वोडाफोन का अभी शेयर होल्डिंग होगा 45.1% और आइडिया का शेयर होल्डिंग है 26%। तो क्या होगा कि वोडाफोन में से 9.5 शेयर को ट्रांसफ़र किया जाएगा आइडिया में, ठीक है। तो 45.1 माइनस 9.5 आया 35.6, इतना परसेंट शेयर होल्डिंग हो गया। और अगर 9.5% शेयर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए आइडिया के पास तो इसका हो जाएगा 35.5। देखिए ये दोनों इक्वल शेयर होल्डिंग हो गई, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो 2 साल के अंदर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिर इन दोनों कंपनियों को मर्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हुआ, अभी जो रिलायंस जियो है उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी 4G सर्विस लॉन्च करी। इसके बाद उन्होंने सबसे सस्ते दामों पर, अभी सस्ता क्या है, अभी तो ये लोग फ्री दे रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने फ्री में डाटा और कॉल सर्विसेज प्रोवाइड करी। इससे क्या होगा, जो जियो के कस्टमर्स थे वो बढ़ने लगे, जियो के कस्टमर्स बढ़ने लगे और बाकी जो कंपनीज थी आइडिया, एयरटेल, इन सब के कस्टमर्स गिरने लगे। तो क्या हुआ, एक प्राइस वॉर शुरू हो गई। अलग अलग कंपनी ने कम रेट पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी। इससे कंज्यूमर को तो फ़ायदा होने लग गया, मगर जो कंपनीज थी उनको काफ़ी नुकसान हो गया। देखिए कंपनीज की रेवेन्यू गिरने लग गई। अगर कंपनी की रेवेन्यू गिरेगी तो उनका प्रॉफिट गिरेगा, है ना। रेवेन्यू का प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट गिरेगा मतलब उनके पास एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल कम रहेगा, ठीक है। इस रेवेन्यू में से कुछ रेवेन्यू तो वो लोग अपने शेयर होल्डर के पास देंगे। शेयर होल्डर को रेवेन्यू देने के बाद जो चीज़ें बच जाएंगी वो होती है कैपिटल। इस कैपिटल को कंपनी का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर रेवेन्यू गिरेगी तो कंपनी का कैपिटल गिरेगा। कंपनी का अगर कैपिटल गिर गया तो वो लोग एक्सपैंड कम करेंगे, है ना, जॉब्स कम क्रिएट होंगी, फिर इसके बाद डिमांड कम होगी और हमारा जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा स्लो होगा। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया। इसके बाद होगा क्या, देखिए वोडाफोन के पास पहले थे 200.4 मिलियन कस्टमर्स, आइडिया के पास थे 190 मिलियन कस्टमर्स। मतलब अगर 100 लोग हैं, 100 लोग अगर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो 100 में 18.16 कस्टमर हैं वोडाफोन के पास और 16.9 कस्टमर है आइडिया के पास। अगर ये दोनों कंपनीज मर्ज हो जाएं तो 18.16 प्लस 16.9 ये आएगा 35.06, ठीक है। मतलब इतना परसेंट कस्टमर हो जाएगा नई कंपनी, जो नई कंपनी बनेगी ना उसके पास 35 लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। सबसे बड़ी कंपनी पहले एयरटेल थी और अब मर्जर के बाद ये जो नई कंपनी बनेगी वो बड़ी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। अगर इसका कंज्यूमर बेस बढ़ेगा तो इसका रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। और अगर इसका रेवेन्यू बढ़ेगा तो ये रिस्क लेने के लिए ज़्यादा तैयार होगी, मतलब कि ये और चीप रेट पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए तैयार होगी। तो एक तो फ़ायदा हुआ ये। सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि रिलायंस जियो जो टक्कर दे रही है उसका वो सामना कर पाएगी प्राइस वॉर में और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी कम दाम पे। एक फ़ायदा और है कि देखिए जहाँ जहाँ जिस सर्किल में आइडिया और वोडाफोन दोनों कंपनी मौजूद थी वहाँ पे डुप्लीकेशन होता था। देखिए आपका जो इलाका है, आपका जो सर्किल है, वहाँ पे 2 टावर हैं, एक टावर है आइडिया का, एक टावर है वोडाफोन का। तो अब क्या होगा, अगर दोनों कंपनी मर्ज हो गई तो अगर यहाँ पे एक ही टावर रहे तभी काम हो जाएगा, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा टावर बच गया ये इसको वो लोग बेच सकते हैं, है ना। इसको बेच करके वो लोग रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा फ़ायदा। एक फ़ायदा और है कि यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। देखिए दोनों कंपनी में एक ही काम करने के लिए अलग अलग लोग होंगे। अगर दोनों कंपनी मर्ज कर दी जाए तो एक मर्ज कंपनी में एक पर्टिकुलर काम करने के लिए हमें एक ही बंदा चाहिए होगा, है ना। तो अगर लेबर फोर्स कम हो जाए तो इनका जो लागत है, लागत कम हो जाएगा, है ना। लागत कम हो गया तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, ये लोग फिर से एक्सपैंड करेंगे। तो ये है मेन रीज़न इनके मर्जर के पीछे।
अगला सवाल ये उठता है कि अगर दोनों कंपनी मर्ज हुई तो क्या इसमें सरकार का अप्रूवल चाहिए होगा? जवाब है हाँ, चाहिए होगा। इसमें सेबी का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के साथ आरबीआई का भी अप्रूवल चाहिए होगा। तो जैसे ही इस मर्जर की अनाउंसमेंट हुई वैसे ही आइडिया के शेयर चढ़ने लग गए। किसी भी कंपनी के शेयर कब चढ़ते हैं? किसी भी कंपनी के शेयर के दाम तब बढ़ते हैं जब लोगों को ये लगता है कि उस कंपनी को मुनाफा होगा। अगर कंपनी को मुनाफा होगा तो वो मुनाफा शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाएगा, है ना। तो जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर होंगे उसकी प्रॉफिट बढ़ेगी, है ना। इसीलिए आइडिया के शेयर के दाम बढ़ने लगे। मगर उस समय क्लियर नहीं था कि जो आइडिया है इसके पास कितने शेयर होल्डिंग रहेगी, इस कारण से उसके शेयर के दाम घटने भी लगे थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि अभी जो मर्जर हुआ है आइडिया वोडाफोन का, इसका इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अभी मैंने बताया कि ये जो मेन मर्जर था इसके पीछे कारण था जियो ने ही अपनी सर्विसेज काफ़ी सस्ती कर दी और इस कारण से जो और कंपनीज हैं उन पे प्रेशर बना कि वो लोग अपनी सर्विसेज और सस्ती करें। अब कोई कंपनी सब अपनी सर्विस सस्ती कब करेगी? जब उसके पास रिसोर्सेज होंगे। अपने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए लोग मर्जर की तरफ बढ़े, एक्विजिशन की तरफ बढ़े। ठीक है, वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि भारतीय एयरटेल ने जो टेलीनॉर था इसके एसेट्स एक्वायर कर लिए हैं और अभी रिलायंस, एयरसेल और टाटा टेलीसर्विस के भी मर्जर की बातें चल रही हैं। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि अब हमारे टेलीकॉम सेक्टर में और नए नए मर्जर देखने को मिलेंगे। दूसरी बात ये होगी कि एक नया ऑर्डर बनेगा। पहले ऑर्डर क्या था? पहले ऑर्डर ये था कि सबसे बड़ी कंपनी थी एयरटेल, उसके पास था वोडाफोन और उसके बाद था आइडिया। अब क्या हुआ? दूसरे और तीसरे नंबर के बच्चे ने कंबाइन करके एक बड़ी कंपनी बना ली और ये बन गई सबसे बड़ी कंपनी। अब एयरटेल हो गया दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो अब एयरटेल के पास कुछ इंसेंटिव होगा कि भाई हम अपनी सर्विस कुछ और सस्ती करें और लोगों को और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करके और नए नए ग्राहक हासिल करें। तीसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि अब जो प्राइस वॉर है ये थोड़ा थम सकता है। देखिए, प्राइस वॉर कब बढ़ती है? प्राइस वॉर तब बढ़ती है जब कंपटीटर की संख्या ज़्यादा हो। अलग अलग कंपनी, मान लेते हैं कि पहले 5 कंपनी थी, ठीक है, पांचों कंपनी आपस में लड़ाई करेंगी कि कौन सबसे सस्ती सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर 5 कंपनी रिड्यूस होकर के केवल 3 कंपनी बच जाएं तो क्या होगा? ये तीनों कंपनी आपस में मिली भगत करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे कि हमें इतना ही टैरिफ रखना है। ठीक है, इस कारण से जो प्राइस वॉर है वो थम जाएगा इनके बीच में कोलिजन होने की वजह से। अगला इम्पैक्ट ये होगा कि चूंकि ये कंपनी बड़ी बड़ी हो गई हैं तो इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इनके पास ज़्यादा लोग हैं, इनके पास ज़्यादा बड़ी संख्या में स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो ये लोग अपनी सर्विसेज बढ़िया करेंगे, सर्विसेज बढ़ाएंगे तो इस पर जो कॉस्ट लगेगा वो कॉस्ट तो फिक्स होगा। अब वो कॉस्ट तो कम हो नहीं सकता। तो अगर सर्विस आपको अच्छी मिलेगी तो आपको प्राइस भी देना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में कंपनीज नहीं है तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा और आपको ज़्यादा अच्छा प्राइस नहीं मिल पाएगा। इसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास ले ऑफ काफ़ी सारे होंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आइडिया और वोडाफोन का मर्जर होने के बाद दोनों के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लेबर्स होंगे, तो वो लेबर्स में डुप्लीकेशन काफ़ी होंगे। मतलब कि एक ही काम करने के लिए इनके पास 2-2, 3-3 लोग हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा लोग थे उनको हटाया जाएगा, उनकी जॉब्स हटाई जाएंगी, तो हमें थोड़ा जॉब कट भी देखने को मिल सकता है। अब आई सर्विस क्वालिटी पे। अभी जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि कंपनी बड़ी बड़ी होंगी तो उनके पास रिसोर्सेज बढ़ गए। जब रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो उन्हें अच्छी सर्विस मिलेगी लोगों को, और चूंकि सर्विस अच्छी मिलेगी तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस बढ़ेगा और नए नए ग्राहक उनको मिलेंगे। एक बात और ध्यान रखिए कि कंपनी जो पहले फाइनेंशियल चैलेंज फेस कर रही थी वो कम होगा। देखिए, अभी आइडिया का साइज़ कम था, मर्जर के पहले आइडिया का साइज़ छोटा था। अभी आइडिया और वोडाफोन अगर मिल जाए तो ये कंपनी बड़ी हो जाएगी। बैंक्स को इन कंपनी को लोन देने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। वो बैंक ये सोचेंगे कि अगर हम इन्हें लोन देते हैं तो इन्हें प्रॉफिट होने के बाद हमें लोन मिल जाएगा और हमारा जो लोन है वो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो थी, जो ये फेस कर रहे थे कॉर्पोरेट, वो भी रिजॉल्व हो सकता है।
आपने कई बार सुना होगा कि सरकार स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने जा रही है। आपने कई बार ये भी पढ़ा होगा अखबारों में कि कंपनीज ये कंप्लेन करती है कि इनके पास सफिशिएंट मात्रा में स्पेक्ट्रम नहीं है। तो देखिए, अभी जब आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ है तो आइडिया के पास जितने स्पेक्ट्रम थे और वोडाफोन के पास जितने स्पेक्ट्रम थे वो दोनों मिल जाएंगे और इस जॉइंट कंपनी के पास ज़्यादा मात्रा में स्पेक्ट्रम होगा। देखिए, स्पेक्ट्रम जब मैं कहता हूँ तो आप समझ लीजिए कि ये मोटी पाइप है। स्पेक्ट्रम क्या है? एक मोटी पाइप है। अभी आइडिया के पास 2 इंच मोटी पाइप है, वोडाफोन के पास 1.5 इंच मोटी पाइप है। ठीक है, तो अगर ये दोनों कंपनीज मिल जाएंगी तो दोनों की जो पाइप होंगी वो कंबाइन हो जाएंगी और आपको 3.5 इंच का मोटा पाइप मिलेगा। ठीक है, और जब पाइप मोटा होगा तो इसमें से पानी ज़्यादा बहेगा, है ना। अगर पानी ज़्यादा बहेगा तो लोगों को सर्विस ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड होगी, मतलब कि इस मोटे पाइप से ज़्यादा मात्रा में डाटा ट्रैवल करेगा और लोगों को सर्विस अच्छी प्रोवाइड होंगी। अभी आप जो फेस करते हैं कॉल ड्रॉप वगैरह की समस्या और अनडिलीवर्ड मैसेज की समस्या आप जो फेस करते हैं वो जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती हैं। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ये स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट होता है। जैसे कि देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये एक वेव है, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक वेव का हिस्सा है। अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है इसे हम लोग कहते हैं वेवलेंथ। ठीक है, इसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो अलग अलग वेव की अलग अलग वेवलेंथ होती है। इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसकी वेवलेंथ उससे कम है और इसकी वेवलेंथ उससे भी कम है। ठीक है, अगर वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इन्वर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ठीक है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। यहाँ पे वेवलेंथ छोटा है, फ्रीक्वेंसी बड़ी है। ठीक है, तो अगर हम लोग इन सब वेव को कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, इसी को हम लोग स्पेक्ट्रम टर्म से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो वेव्स होते हैं वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आप जो मोबाइल में कम्युनिकेशन करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल होता है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में और रेडियो नेविगेशन में इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल डिफेंस कम्युनिकेशन में भी होता है। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम का जो पार्ट मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं मोबाइल स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए इतने मोटी पाइप है, ये पूरा है स्पेक्ट्रम। अगर इस मोटी पाइप का ये हिस्सा आप डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो आएगा डिफेंस के लिए स्पेक्ट्रम में होगा। अगर इस मोटी पाइप का इतना हिस्सा अगर आप मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे मोबाइल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम क्या है? ये पूरे वेवलेंथ का जो आपका जो पूरा रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसका पूरा पार्ट ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस स्पेक्ट्रम का आप कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो ये कहलाएगा मोबाइल स्पेक्ट्रम। जनरली जो 800 मेगाहर्ट्ज़ वाला पार्ट है वो CDMA के लिए इस्तेमाल होता है। 900 मेगाहर्ट्ज़ वाला जो स्पेक्ट्रम है वो 2G के लिए इस्तेमाल होता है और 1800 मेगाहर्ट्ज़ वाला पार्ट 3G और 4G सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है। मगर ये कोई फिक्स नहीं है, अगर आप चाहें तो 900 मेगाहर्ट्ज़ वाला पार्ट किसी भी सर्विस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस मोटी पाइप का कौन सा हिस्सा आप किस सर्विस के लिए इस्तेमाल करते हैं यह आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो मोबाइल स्पेक्ट्रम के लिए ये पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ये वाला पार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि आइडिया फ़ोन का मर्जर क्या था, ये मर्जर क्यों हुआ था, डील क्या थी और इसका इंडियन टेलीकॉम सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर हमने स्पेक्ट्रम क्या होता है ये डिस्कस किया और इसके इस्तेमाल क्या होते हैं ये डिस्कस किया। अब मैं दूंगा आपको 4 सवाल जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है। सबसे पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन अपैरेटस? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स और नन ऑफ द एबव। ये सवाल 2009 के UPSC प्रीलिम्स एग्जाम में आ चुका है। इस सवाल का आप जवाब दें। दूसरा आंसर है, मोशन दैट इज रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड वाइब्रेशन, ऑसिलेशन, वेंटिलेशन, पीरियोडिक मोशन। तीसरा सवाल देखिए, इन वैक्यूम all electromagnetic waves have same frequency, speed,
वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, क्या कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए ये जो चारों चीज़ें हैं, फ्रिक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड, ये चारों वेव्स की प्रॉपर्टी होती हैं। तो वैक्यूम में कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है? वेव मोशन इन अ मीडियम ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करता है? मास ओनली, मास एंड एनर्जी बोथ, नाइदर मास नॉर एनर्जी, एनर्जी ओनली। इन चारों सवालों के जवाब आप हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।